नमस्कार, मैं हूं अरविंद ठाकुर और आज हम लोग रमेश दत्त जी की लिखी हुई कहानी पढ़ने जा रहे हैं, धान का महत्व। वैसे तो ये कहानी केवल पढ़ने के लिए है, लेकिन धान जो है जिससे चावल बनता है और चावल से बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ें बनती हैं जो हमें चाहिए दैनिक जीवन में। उसका बहुतायत में प्रयोग है, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो या फिर विदेश हो। तो उस चावल का जब इतना अधिक प्रयोग है तो वो जिस चीज़ से बनती है, धान से, उसके बारे में थोड़ी सी इतिहास पुराण की बातें यदि हो, कैसे बनी, कहाँ से आई, तो बहुत अच्छा होगा। एक पहेली सुनिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसके बिना न होए दिवाली, इसके बिना न होवे पूजा, भुनकर खिले उबलकर निखरे, है दुनिया में कोई दूजा। भूनकर मने आग में जाने पर वो खिल जाता है, बाकी सब तो बुझ जाता है, जल के सिकुड़ जाता है। और उबल कर निखरता है वो, बाकी सब उबालने के बाद खराब हो जाता है। बाकी चीज़ें, सभी चीज़ें नहीं लेकिन प्रायः चीज़ें, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो उबल कर और निखर जाता है। तो क्या है वो? चावल। क्योंकि चावल में ही ये सारे गुण हैं जिसके आधार पर ये पहेली बताई गई है। तो आइए थोड़ा सा चावल के बारे में बात करते हैं। धान, चावल, अक्षत या तंदूल, किसी भी नाम से पुकारा जाता है इसे। जब तक बतासों के साथ खील न हो तो दीपावली कैसी। पूजा के थाली में अक्षत यानी चावल के दाने और रोली का लाल रंग न हो तो पूजा भी बेरंग हो जाता है। आज झोपड़ी से लेकर आलीशान होटलों तक हर जगह दुनिया में धान की मांग है। तो ये चावल के बारे में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग बातचीत अभी करेंगे इस कहानी के माध्यम से, और ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि चावल का इतिहास क्या है, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे इसका प्रचार प्रसार हुआ, किन किन देशों में इसका प्रयोग शुरू हुआ था और अभी कहाँ कहाँ है। तो उस क्रम में ही उसकी महत्ता आप दैनिक जीवन में जो देखते होंगे उसके ऊपर अभी चर्चा मैंने की कि पूजा की थाली में अक्षत के रूप में भी मिलता है रोटी के साथ, और कोई गरीब है तो भी भात खाता ही है, भात या चावल, और कोई अमीर है तो भी भात या चावल वो खाएगा ही। हो सकता है वो थोड़ा महंगा वाला चावल खाए, 40 रुपये किलो, 100 रुपये किलो तुलसी फूल का चावल, वो अलग बात है, लेकिन वो सब चावल धान के ही प्रकार है सबके सब चावल। तो इसका प्रयोग बहुतायत में है, कोई भी वर्ग हो, अमीर या धनिक, इसका प्रयोग जरूर करता है। एशिया के 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान है धान। उधर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी करोड़ों लोग चावल खाते हैं। पृथ्वी का हर तीसरा प्राणी किसी न किसी रूप में हर रोज चावल खाता है। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग धान की खेती से ही अपना पेट पालते हैं। समस्त विश्व में 100 से ज़्यादा देशों में धान की खेती की जाती है। दुनिया का 90% चावल एशिया में ही उगाया जाता है। तो ये एशिया क्या है वो तो आप ज़रूर समझ रहे होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि हमारा जो भारत देश है, तो भारत देश और उसके आस पड़ोस के जो देश हैं उनको मिला करके एक महादेश हम लोगों ने माना है जिसका नाम है एशिया। तो एशिया महादेश है जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। तो जिस तरह से एशिया महादेश है वैसे बहुत सारे महादेश और भी हैं, लेकिन जो एशिया महादेश है हमारा, वो पूरे विश्व को चावल खिला रहा है। मतलब सर्वाधिक चावल यहीं से जाता है, भारत से और भारत के अड़ोस पड़ोस के देशों से, क्योंकि चावल के लिए जो जलवायु चाहिए, जो मौसम चाहिए, वो इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। धान के पौधों को हर तरह की जलवायु पसंद है। नेपाल और भूटान में 10,000 फीट से ऊंचे पहाड़ हो या केरल में समुद्र तल से भी 10 फीट नीचे का पाताल हो, धान दोनों जगह लहराते हैं। धान की उत्पत्ति के साथ अनगिनत कहानियां जुड़ी हुई हैं। जापान में कहा जाता है कि स्वर्ग में उड़ता हुआ हंस सूर्य देवी अमातेरेसु ओमी कामी को धान के दाने दे गया था। खेती के बिना स्वर्ग में भी गुजारा नहीं है, सो देवी जी ने स्वर्ग के
खेतों में धान को बो दिया, धान उपजे, फूले और एक दिन फले। तो बहुत सारी कहावतें हमको सुनने के लिए मिलती हैं, पूर्वजों से वो चलती हुई आती हैं हमारे पास तक। उसमें कितनी सच्चाई है ये बहस का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ कहावतों में सच्चाई हो सकती है, किसी में नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो काम की बात है वो ये है कि कुछ न कुछ ज्ञान उसमें मिलता है, कुछ न कुछ सीखने के लिए उसमें मिलता है। धान की पहली बालियां जापान के राजकुमार निनिगी को सौंपते हुए देवी ने आदेश दिया था, जाओ राजकुमार, इन धानों को 8 द्वीपों के महादेश में ले जाओ। उनका मतलब था जापान में। सबसे प्यारी है फिलीपींस की कहानी। अग्मे नाम की एक लड़की पहाड़ी के एक छोटे से झरने में पांव डाले उदास बैठी थी। उस लड़की का पूरा परिवार बंधुआ मजदूरी करके पेट पालता था। हर एक देश में धान कैसे आया उसकी अपनी अपनी कहानी है, तो ये उसी क्रम में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ एक शब्द है बंधुआ मजदूर, वो क्या है वो अगर आप जानते हैं तो ठीक, नहीं तो समझ लीजिए कि वैसे मजदूर जिनको बांध लिया गया है, मतलब जिनसे कसम खिला ली गई है कि तुम मेरे यहाँ ही चपरासीगिरी नौकरीगिरी करोगे, कहीं दूसरे के यहाँ नहीं जा सकते हो, जो भी पैसा रुपया या खाने पीने की चीज़ें या कपड़ा हम देंगे उसी में तुमको खुश रहना होगा, और तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो भी हमारे यहाँ ही तुम्हारी तरह मजदूरी करेंगे। अब मजदूरी में बंधुआ मजदूर से सभी प्रकार के काम कराए जाते हैं, चाहे वो घर का काम हो, खेत का काम हो, अंदर का काम हो, बाहर का काम हो। एक तरह के वो गुलाम हुए, खरीदे हुए गुलाम या दास। तो ये चीज़ अच्छी नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे इसको बंद कर दिया गया है और लोग इससे बचने का प्रयास करते हैं। सूदखोर मालिक जानवरों की तरह काम लेता था उनके परिवार से। माँ बेचारी बीमार होकर चल बसी। बूढ़ा बाप कब तक जुल्म सहता रहेगा। अग्मे की आंखों में आंसू छलक पड़े। तभी उसने देखा कि झरने में से कोई सुनहरा गुच्छा सा बहता हुआ उधर ही आ रहा था। अंजूरी में भरा तो चमकदार सुनहरे दाने थे। अग्मे ने उन दानों को वहीं झरने के पास की गीली मिट्टी में दबा दिया। तो एक तरह से खेती कर दी उसने। दबा दिया मतलब कि जैसे किसान जब बीज को बोते हैं तो बोने का मतलब क्या हुआ कि मिट्टी को कोड़ कर ढीला करते हैं, फिर उसमें पानी डालकर गीला करते हैं और उस हल्की हुई मिट्टी के अंदर धान के बीज को दबा दिया जाता है। तो वो मिट्टी के अंदर का वातावरण प्राप्त करके पौधे के रूप में बाहर आ जाता है। फिर उसको एक खेत से उखाड़कर दूसरे खेत में डाल देते हैं और वहाँ वो बड़ा होकर के मज्जर उसमें धान का लगता है जिसके अंदर धान रहता है। और उसको पकने के बाद हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं खेत में से और पटक पटक कर, पहले के किसान क्या करते थे, उसको ज़मीन पर पटक पटक कर उसके मज्जर के अंदर से धान के अंदर से चावल का दाना निकलता था। इस तरीके से खेती होती थी धान की। दानों के कल्ले फूटे, बड़े हुए और फिर पकने पर वैसे ही सुनहरे दानों से भरी बालियां झूमने लगी। इनके दाने अग्मे ने फिर से बो दिए। उसके पिता भी उसके साथ जुट गए। मौसम दर मौसम बोते बोते कुछ ही वर्षों में इतने दाने हो गए कि अग्मे की झोपड़ी भर गई। अग्मे के बापू का सारा कर्ज उतर गया। बंधुआ मजदूरी की गुलामी छोड़कर उन्होंने आज़ादी के साथ जीना शुरू कर दिया। तो ये जो लोकोक्ति है या लोक कथा है, ये बताती है कि जो धान की फसल हुई तो पहले स्वाभाविक है कि कम मात्रा में हुई होगी, लेकिन फिर वो मात्रा बढ़ती गई और उसको बेचकर उनसे पैसे आते गए और धीरे धीरे उन्होंने कर्ज वगैरह उतार दिया। और जब कर्ज उतार दिया तो फिर मजदूरी किस बात की, वह स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारी मजदूरी नहीं करेंगे, जिस पैसे के बदले तुमने हमें बंधुआ मजदूर बनाया था वो तो हमने दे दिया। और वे लोग वहाँ से आज़ाद हो गए, अपना स्वतंत्र जीवन जीना शुरू किया और फिर अपने हिसाब से खेती करते थे और फिर अच्छे से रहने लगे। दूसरे पौधों की तरह धान भी पहले जंगल में उगते थे अपने आप। फिर तेज हवा चलती थी, पके हुए दानों से भरी हुई बालियां हिलने लगती थी। उसके बीज बिखर गए, मिट्टी में गिरे, वर्षा हुई, पेड़ का रूप धारण कर लिया, अंकुर फूटे। करोड़ों साल तक यही सिलसिला चलता रहा। भारतीय धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा इंडिका।
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के प्राचीन स्थलों की खुदाई से भारत की प्राचीन धान प्रधान संस्कृति का पता चलता है। वहाँ के जो अवशेष मिले हैं, पुरातत्व अवशेष जिसको बोलते हैं, उनका अध्ययन करने से पता चला है कि धान का बहुतायत में यहाँ प्रयोग था। पुराने चीज़ों की अवधि प्राप्त करने के लिए एक विशेष पद्धति है, उसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। वो रसायन विज्ञान की शाखा का अंग है। तो उससे पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है और उस पर बने हुए चित्र या वहाँ मिले हुए चीज़ों पर जो अवशेष जो मिलते हैं, उसके अंदर जो जीवाश्म होते हैं, उनका सूक्ष्म अध्ययन करके वैज्ञानिक पद्धति से ये सब चीज़ें पता चलती हैं। अलग अलग भाषाओं में उसके नामों से इसका पता चल सकता है कि कौन सा पौधा कहाँ से आया और कहाँ गया। धान के लिए लैटिन भाषा में ओराइजा और अंग्रेजी में राइस, ये दोनों नाम प्रचलित हैं। तमिल में अरिसी, और अरब के सौदागर अपने साथ अरिसी लेकर गए थे तो अरबी भाषा में अलराज या अरुस, अलराज, अलरज, अरस, अरुस ऐसे करके रूपांतरित होते होते अरुस बन गया। तो अरब देश जो अभी भी हैं, इस्लामिक कंट्रीज जो हम बोलते हैं, तो वहाँ पर में अरुस नाम है, लेकिन चीज़ वही है, धान ही है। तो भावार्थ ये हुआ कि किस प्रकार कहाँ कहाँ ये गया, और उस प्रकार से वहाँ जाते ही वहाँ के लोगों के जुबान पर जो सुविधाजनक शब्द चढ़ सकता था वो चढ़ गया, वो वही इसका नाम हो गया, और इसी तरीके से उसका वहाँ प्रचलन हो गया, और आज के समय में भी उसका वो नाम प्रचलित है। और वैज्ञानिक नाम की जहाँ तक बात है, जैसे भारत में जो वैज्ञानिक नाम की मैंने अभी बात कही, तो वो सभी चीज़ों के साथ है कि वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिकों के बीच ही प्रचलित हुआ करता है। जनसामान्य लोग या तो नहीं जानते हैं या पढ़ाई लिखाई क्रम में एक दो बार नाम सुनते हैं, बाद में भूल जाते हैं। जैसे पानी, तो एक्वा नाम है उसका, लेकिन वो एक्वा गार्ड वगैरह का प्रचार टीवी में नहीं आता तो हम वो भी नहीं जान पाते। जैसे सोना, औरस नाम है उसका, इसलिए एयू लिखते हैं, लेकिन हम गोल्ड जानते हैं। जैसे चांदी, अर्जेंटीनम नाम है उसका, लेकिन हम लोग सिल्वर जानते हैं। तो ये वैज्ञानिक नाम तो अलग से हुआ ही करता है। इसी तरह से स्पेन में अर्जो इसका नाम है, इटालियन में राइसो, फ्रेंच में रिस, जर्मन में रेइस, रूसी में रीस, और अंग्रेजी भाषा में रीस से ही राइस बन गया है। संस्कृत में रोपा धान को ग्रीही कहते हैं, और तेलुगु में से वारी शब्द के रूप में जाना जाता है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर बसे मेडागास्कर की मलागासी भाषा में धान को वारी या वारे कहते हैं, और ईरान की फारसी भाषा में वीही से वी बन गया। तो ये अलग अलग स्थानों पर रूपांतरित होने के बाद का ये सब नाम है। शुरू में कुछ और नाम दिया गया होगा, फिर वो नाम में थोड़ा सा बदलाव आया होगा, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ होगा, और वो परिवर्तन होते होते वो आप कह सकते हैं कि बिगड़ते बिगड़ते जिसको कहा जाता है, वो नाम जो अभी दिख रहा है उस रूप में प्रचलित हो गया। कौटिल्य या चाणक्य जो थे, उन्होंने अपने संस्कृत ग्रंथ अर्थशास्त्र में 60 दिन में पकने वाले पष्टिक धान का वर्णन किया है। इसे आजकल साठी धान कहते हैं। इसकी महिमा से जुड़ी एक कहानी सुनिए। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे नागार्जुन। वे रसायन विद्या में बड़े कुशल थे। एक बार उन्हें पता चला कि कोई महात्मा अपने पैरों में लेप लगाते ही गायब हो जाते हैं। तो वे वहां गए, उनके शिष्य बन गए, और लेप में क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं यह जानने की कोशिश करने लगे। पहली बार जब उन्होंने सुना कि कुछ इस तरह का लेप भी है जिसकी इतनी महिमा है कि करीब करीब गायब हुआ जा सकता है, अदृश्य हो जाना, तो उन्हें तो विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब असलियत पता चली कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आखिर वो लेप में मिलाया क्या जाता है कि इतना प्रभाव उसका है। तो इसी को जानने की कोशिश में वो लगे रहे, और इसके लिए उनसे शिष्यत्व ग्रहण किया, उनके चेला बन गए, और उनकी सेवा से उनको खुश करके वो जानना चाहते थे कि ये लेप आखिर बनता कैसे है।
एक दिन अपना बनाया लेप अपने तलवों में मला तो नागार्जुन भी गायब हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर गिर पड़े। फिर मला तो फिर गायब हो गए और फिर गिरे। वे लहूलुहान हो गए। गुरुजी ने पूछा तो क्षमा मांगकर साफ साफ बता दिया कि चोरी छिपे लेप बनाकर लगाया, इसीलिए ऐसी दुर्दशा मेरी हो गई है। गुरुजी ने लेप मंगाकर सूंघा और बोले, अरे बेटा, तुमसे एक चूक हो गई, तुमने इसमें साठी चावल पीस कर नहीं मिलाया। तो वो बात हो गई कि वो तो छिप छिप कर देख रहे थे कि लेप कैसे बन रहा है, क्या क्या चीज़ें इसमें गुरुजी मिला रहे हैं, पद्धति क्या है बनने की, तरीका क्या है। तो जो जो चीज़ें उनके समझ में आ पाई होंगी या वे समझ पाए होंगे, देख पाए होंगे, वो चीज़ें बनाकर लेप तो उन्होंने बना लिया, लेकिन वो साठी चावल मिलाना भूल गए। और लेप तो लेप है, कोई एक चीज़ भी अगर छूट गया तो उसका दुष्प्रभाव तो होगा ही। तो इसीलिए उनकी गति ये हो गई कि वो लेप पूर्ण रूप से काम नहीं कर पा रहा था और अपूर्ण लेप था, कच्चा फार्मूला रह गया वो, तो लहूलुहान भी हो गए बेचारे। इसीलिए गुरुजी ने कहा कि लाओ मैं सूंघ करके बताता हूँ कि क्या कमी रह गई, आखिर छूट क्या गया है। बौद्ध संस्कृति में भी धान का अल्पमत महत्वपूर्ण स्थान है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, यानी शुद्ध चावल। कहते हैं कि वटवृक्ष के नीचे तप में लीन गौतम बुद्ध ने एक वन कन्या सुजाता के हाथ से खीर खाने के बाद ही बुद्धत्व को प्राप्त किया था और बुद्ध कहलाए थे। बौद्ध धर्म के साथ ही धान कृषि भारत के पड़ोसी देशों जैसे बर्मा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कोरिया, जापान इत्यादि में भी बहुतायत में पाया जाता है। तो उम्मीद है कि इस कहानी के माध्यम से धान के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी आपको मिली होगी। हालांकि ये भी विस्तृत नहीं है, और भी बातें हैं, लेकिन कम से कम एक अंश आपके सामने प्रस्तुत किया गया। मेरा ये प्रयास उम्मीद है आप पसंद करेंगे। और ये पाठ केवल पढ़ने के लिए है, तो प्रश्नोत्तर की बात नहीं है, केवल भाषा अभ्यास में एक छोटा सा काम है जो लिंक बनाकर साथ में मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।